हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों, आपने उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी का फॉर्म तो अभी तक फिल कर लिया होगा। साथ में हमने सिलेबस का भी डिस्कशन किया था और आपको बताया था कि मेरे पास जूलॉजी और बॉटनी की यूथ कंपटीशन की आपकी बुक है, जिसमें ढेर सारे आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रश्न हैं। तो अब प्रश्नों को हल करने से पहले कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उसी का एक टॉपिक लेके आए हैं, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, जो आपका पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का परिचय। अब परिभाषा क्या हो सकती है फिर? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवित धारियों यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी है। अब ये दो शब्द क्या थे? बायोस, जिसका मतलब था जीवन यानी लाइफ, और लॉगस यानी अध्ययन, यानी आपको स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में अध्ययन करना है, उसी को हमने क्या कहा? बायोलॉजी कहा। अब ये प्रश्न बन सकता है कि बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क, जो फ्रांस के निवासी थे, और ट्रेविरेनस, जो कहाँ के थे? जर्मनी, नामक वैज्ञानिकों ने कब दिया था? 1801 में दिया था। ठीक है। अब बात आती है जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो आपने अरस्तु का नाम जरूर सुना होगा, जिसको एरिस्टोटल भी कहते हैं इंग्लिश में। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन गया कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है। देखिए, बेसिक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। हम लोग तैयारी करते हैं कि ग्रेजुएट लेवल का ऐसा करके, लेकिन बेसिक सवाल भी आते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि ग्रेजुएट लेवल का नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप आगे का भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। धीरे धीरे हम अपना जो स्टडी है उसको इजी टू मॉडरेट फिर हार्ड लेवल तक लेके जाएंगे, साथ में प्रैक्टिस सेट की क्लास भी लाएंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, यानी जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में हम उसका अध्ययन करते हैं। इसके जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को। इनकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो आप ये पूछ सकता है, देखिए हार्ड प्रश्न बन गया ना आपके लिए। हिस्टोरिया एनिमेलियम किसकी पुस्तक है? अरस्तु की। इसी प्रकार वनस्पति में हम किसके बारे में, नाम से ही हमें ये ज्ञात होता है कि वनस्पति में हम किसके बारे में जानेंगे? पौधों के बारे में। ठीक है। तो पौधों का अध्ययन किया जाता है और इसके जनक थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है। और इनकी पुस्तक क्या है? हिस्टोरिया प्लेंटेरम। क्या है? हिस्टोरिया प्लेंटेरम। ठीक है। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है हमारा प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर पाए जाने वाले संपूर्ण जीवित पदार्थ। क्या? जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यह एक गाढ़ा, अर्ध पारदर्शी, सेमी ट्रांसपेरेंट, चिपचिपा और जलीय पदार्थ होता है। ठीक है। क्या क्या होता है? आप दोबारा सुनिएगा। जीव द्रव्य क्या है? कोशिका के अंदर यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यह एक गाढ़ा, डेंस, अर्ध पारदर्शी यानी ट्रांसलूसेंट, या फिर सेमी ट्रांसपेरेंट यानी इसमें से धुंधला देखा जा सकता है आर पार, चिपचिपा और जलीय पदार्थ होता है। ठीक है। इसकी खोज को जानने से पहले हम एक पॉइंट और लिखते हैं, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। ठीक है। यानी जो वनस्पति विज्ञान है उसके भारतीय जनक किसे कहा जाता है? तो ये है आपके विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग। ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। विलियम रॉक्सबर्ग को क्या कहा जाता है? भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक। अब बात आती है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में। तो इसकी सर्वप्रथम खोज किसने करी थी?
डुजार्डिन ने, किसने? डुजार्डिन ने। ईयर दिया हुआ है, आप ईयर भी याद करते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाएगा। सर्वप्रथम डुजार्डिन 1835 ने इसे देखा और इसे सारकोड नाम दिया। क्या नाम दिया? सारकोड। ठीक है, किसने? डुजार्डिन ने। ठीक हो गया। इसके बाद आगे की ओर देखते हैं। जे.ई. पुरकिंजे 1839 ने सर्वप्रथम इसको प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जे.ई. पुरकिंजे ने सर्वप्रथम इसे प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। उसके बाद है महत्वपूर्ण कथन। जूलियन हग्सले 1868 या फिर 1868 ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या कहा? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार। तो अब देखिए आजकल के पेपर कैसे बनते हैं ना, असर्शन और रीजन करके बनते हैं। अब आपको एक प्रश्न दे दिया जाएगा कि जीवन का भौतिक आधार जूलियन हग्सले ने कहा। ठीक है, लेकिन उसका रीजन कुछ आपको उल्टा पुल्टा दे देगा। जैसे उसका रीजन दे देगा कि जे.ई. पुरकिंजे ने सर्वप्रथम इसे सारकोड कहा, लेकिन जबकि ये गलत है। कहा किसने था? डुजार्डिन ने। ठीक है, तो आपको ये सारी एक एक पॉइंट याद करने पड़ेंगे, तब जाके आप असर्शन और रीजन कर सकते हैं। ठीक है, आजकल अब वो ज़माना गया है कि आपको एक लाइन दे दी जाएगी और 4 ऑप्शन होंगे। आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रश्न ऐसे प्रकार के नहीं बनते, लेकिन जो हमारी मेरिट रोकते हैं वो असर्शन रीजन वाले, मैच द फॉलोइंग वाले, तो यही हमारी क्या करते हैं, जो 1-2 नंबर से रुक रहे हैं बच्चे, उनकी मेरिट को रोकते हैं। ठीक है, तो अब याद रखेंगे कि जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? जूलियन हग्सले ने। किसको कहा था? जीव द्रव्य को। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को। अब बात आती है जीव द्रव्य के भाग। जीव द्रव्य को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। किस में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? कोशिका द्रव्य, जिसको हम साइटोप्लाज्म केंद्रक न्यूक्लियस कहते हैं, और कोशिका झिल्ली, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के बीच का भाग होता है। ठीक है, कौन? केंद्रक। उसके बाद आता है केंद्रक द्रव्य, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि केंद्रक के अंदर जो पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। अब बात आती है कि जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन क्या है, यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य एक जटिल कोलाइडल तंत्र है। क्या है? कोलाइडल। अब यहाँ पे वर्ड आया कोलाइडल, क्या होता है? तो कोलाइडल आपके ऐसे होते हैं जिसको हम सॉल्यूशन नहीं कह सकते। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? आपने एक बीकर लिया, बीकर में पानी था और उसमें आपने चीनी डाल दी, यानी चीनी आपने घोली तो पूरी तरह से घुल गई। ठीक है, और एक हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है जिसमें आप एक बीकर लेंगे, बीकर में पानी लेंगे और पानी में रेत डाल देंगे। ठीक है, रेत डाल देंगे तो क्या होगा? रेत बैठ जाएगी, ना घुलेगी उसमें नहीं। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये ऐसा होता है, दिखने में तो हमको सॉल्यूशन जैसे लगते हैं कि इसमें घुल गए हैं, लेकिन उसमें कुछ पार्ट्स इतने छोटे होते हैं जो ना ही घुलते हैं ना ही बैठते हैं। जैसे आप मान सकते हैं कि दूध, ठीक है, दूध हमको दिखने में लगता है ना कि सॉल्यूशन है, लेकिन दूध के अंदर जो छोटे छोटे लिपिड्स या प्रोटीन कह सकते हैं आप, उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? उसी में तैर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोलाइडल सिस्टम या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो जीव द्रव्य क्या है आपका? एक जटिल कोलाइडल तंत्र है। इसमें निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं। अब इसमें क्या क्या तत्व हैं? जल लगभग 75 से 85%, यानी 75 से 85% तक इसमें क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अकार्बनिक यौगिक भी होते हैं। बाकी ऑर्गेनिक कंपोनेंट में, कंपाउंड्स में देखें तो प्रोटीन है, इसमें लिपिड वसा है, प्रोटीन 9 से 15%, लिपिड 2 से 3%, कार्बोहाइड्रेट है 1%, न्यूक्लिक अम्ल और एंजाइम। मुख्य तत्व की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में इसमें ऑक्सीजन होती है 62%, कार्बन कितना होता है? 20%, हाइड्रोजन कितना होता है? 10%, नाइट्रोजन कितना होता है? आपका 3%, और जीव द्रव्य का लगभग कितना? 95% भाग बनाते हैं। तो ये सब मिलके जीव द्रव्य का कितना % भाग बनाते हैं? 95%। ठीक है, अकार्बनिक और कार्बनिक अनुपात। जीव द्रव्य में अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात लगभग 81:19 होता है। ठीक है, इसका मतलब कि अकार्बनिक यानी जिसमें कार्बन नहीं है तो वो पार्ट आपके 81 होते हैं,
और कार्बनिक जिसमें कार्बन होता है वो पार्ट आपके 19 होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ जो इस स्लाइड में नहीं है, आप नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है मैक्स सूल्ज। ठीक है, इन्होंने जीव द्रव्य सिद्धांत प्रोटोप्लाज्म थ्योरी प्रस्तुत किया था। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट भी है, वैसे उसमें ज़्यादा अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप नोट करना चाहते हैं तो मैक्स सूल्ज इन्होंने जीव द्रव्य सिद्धांत प्रोटोप्लाज्म थ्योरी प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार कोशिका जीव द्रव्य का एक क्या है, पिंड है, जिसमें एक क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा, ये एक कोलाइडल घोल होता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें ब्राउनियन मूवमेंट होता है। क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट, यानी जिगजैग मूवमेंट आपने क्लास 9th में सुना होगा। ब्राउनियन मूवमेंट होता है और टिंडल प्रभाव भी देखा जाता है। क्या देखा जाता है, टिंडल प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आपसे मैं पहला प्रश्न पूछता हूँ, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? ऑप्शन है आपके लिए पुरकिंजे, हक्सले, रॉबर्ट हुक और डार्विन। किसने कहा था, बताइए आप। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? तो इसका आंसर है आपका हक्सले। किसने कहा था, हक्सले। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अभी नीचे के प्रश्नों को फिर देखेंगे, मैं आपको अदर स्लाइड से प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रोटोप्लाज्म वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है जेई पुरकिंजे, स्लाइडेन, स्वान या वॉटसन। तो इसका राइट आंसर आपका जेई पुरकिंजे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? काफ़ी इजी क्वेश्चन अभी पूछा आपसे मैंने। ठीक है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा होता है? एलिमेंट बताइए। आप गौर कर रहे होंगे तो आपको स्लाइड में भी दिख रहा होगा। कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है? 62%। ठीक हो गया। डुजार्डिन ने जीव द्रव्य को क्या नाम दिया था? डुजार्डिन ने क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म कहा था क्या डुजार्डिन ने, या सारकोड कहा था, साइटोप्लाज्म कहा था, या हाइलोप्लाज्म कहा था? तो जो डुजार्डिन थे उन्होंने जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा था? सारकोड कहा था। क्या कहा था? सारकोड। ठीक है, और एक ये प्रश्न का उत्तर भी आप दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जीव द्रव्य द्वारा प्रदर्शित होने वाली टेढ़ी मेढ़ी गति यानी जिग जैग मूवमेंट को क्या कहते हैं? रेखीय गति, ब्राउनियन गति, वृत्तीय गति, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप इसका जवाब किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब बात आती है, सबसे ऊपर जाते हैं हम, जीवन की भौतिक इकाई। क्या? जीवन की भौतिक इकाई किसने कहा था जीवन की भौतिक इकाई है? बताइए। जूलियन हक्सले ने। किसने कहा था? जूलियन हक्सले ने। ऐसा क्यों है फिर? जीवन की भौतिक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जीव को जीवित रहने के लिए जितनी भी रासायनिक और जैविक क्रियाओं की आवश्यकता होती है वे सभी कहाँ होती है? जीव द्रव्य में होती है। कहाँ होती है? जीव द्रव्य में। जैसे आपको मैं बताता हूँ, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यानी उपापचयी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। भोजन से ऊर्जा बनाना, इसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। और नए प्रोटीन का निर्माण करना यानी प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसी सभी क्रियाएं इसी माध्यम में संपन्न होती है। ठीक है, और क्या होता है? आवश्यक तत्वों का भंडार, स्टोर हाउस ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। जीव द्रव्य कोई साधारण पानी नहीं है, ये क्या है? एक कोलाइडल घोल है। इसमें जीवन के लिए जरूरी सभी तत्वों का सही अनुपात में मौजूद होते हैं। जैसे आपके कार्बनिक पदार्थ मैंने क्या क्या बताए थे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और अकार्बनिक में जल, खनिज, लवण। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन। क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन। कोशिका के श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होती है? पूरी होती है। इस प्रक्रिया से एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारे शरीर के सारे काम चलते हैं। जीव द्रव्य ना हो तो ऊर्जा बनने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। तो आपको पता चला ना अब
कि जस्ट ये जो आपका जूलियन हक्सले था उसने जीवन की भौतिक आधार क्यों कहा इसको, क्योंकि सारी चीज़ें तो इसी में हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं आगे की ओर। इसमें भी आपके स्लाइड में कुछ प्रश्न हैं, उसको भी देखते हैं। चलिए, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? काफ़ी इजी प्रश्न है, बताइए किसने किया था? अरस्तु ने किया था, पुरकिंजे ने किया था, लेमार्क या ट्रेविरेनस ने किया था, या हिप्पोक्रेटस ने? तो इसका राइट आंसर है आपका लेमार्क और ट्रेविरेनस। कब? 1801 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? कौन है? ऑप्शन है आपके पास अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, लीनियस या प्लाइनी। किसने किया था बताइए? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। और फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कौन है? बताइए कौन है? कौन है? बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कौन है? विलियम रॉक्सबर्ग। आगे देखते हैं प्रश्न 3, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? ऑप्शन है पुरकिंजे, हक्सले, रॉबर्ट हुक या फिर डार्विन। तो किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो ये है आपका ऑक्सीजन। अभी हमने ये पॉइंट क्लियर किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 5वां, कोशिका के भीतर केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच के तरल को क्या कहते हैं? कोशिका के भीतर आपकी केंद्रक झिल्ली है, झिल्ली और कोशिका झिल्ली है, उन दोनों के बीच में आपका कुछ तरल है, उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे, हाइपोप्लाज्म कहेंगे या फिर टोनोप्लाज्म। तो इसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है, अब है असर्शन रीजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, असर्शन रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर आपको लगता है कि कथन ए और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कथन ए और कारण दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो बी हो जाएगा। कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है, तो सी हो जाएगा। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को कोशिका का जीवित घटक माना जाता है, यह आपका कथन है। ये क्या है? कथन। जीव द्रव्य में ही जीवन को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक चयापचयी मेटाबॉलिक गतिविधियां होती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। ठीक है, तो देखिए, प्रोटोप्लाज्म को कोशिका का जीवित घटक कहा जाता है, बिल्कुल सही, राइट। ठीक है, और कारण क्या है? जीव द्रव्य में ही जीवन को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक चयापचयी मेटाबॉलिक गतिविधियां होती। ये तो अभी हमने क्लियर किया है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं। जीव द्रव्य को जीवित इसलिए माना जाता है क्योंकि श्वसन, पोषण, प्रोटीन संश्लेषण जैसी सभी जैविक क्रियाएं इसी के भीतर संपन्न होती। अगला प्रश्न देखते हैं असर्शन रीजन का। थियोफ्रेस्टस को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, थियोफ्रेस्टस को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 पौधों का वर्णन किया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए बताइए, सोचिए सोचिए। अभी हमने स्लाइड देखी है, इस पर पढ़ा है, कौन सा गलत है कौन सा सही है, या दोनों सही है? क्या है? देखिए, पहला ही कथन ही गलत दे दिया। थियोफ्रेस्टस को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता था। क्या? थियोफ्रेस्टस को किसका? वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता था। ठीक है, अब देखते हैं आंसर। कथन ए गलत है क्योंकि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान, बॉटनी का जनक कहा जाता था, ना कि जंतु विज्ञान का। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। और कारण बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। जीव द्रव्य में जल मुख्य अकार्बनिक घटक के रूप में उपस्थित रहता है। जीव द्रव्य में जो जल होता है ना, जो जल यानी H2O वाटर, ठीक है, वो अकार्बनिक घटक के रूप में उपस्थित रहता है। पानी जीव द्रव्य को कोलाइडल और तरल अवस्था प्रदान करता है, जिससे जैव रासायनिक क्रियाएं सुचारू रूप से हो सके। ठीक है, बताइए, सोचिए इसमें क्या हो सकता है। देखिए कथन ए, जीव द्रव्य में जल, जल क्या होता है, वाटर, मुख्य रूप से अकार्बनिक घटक यानी इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक होता है ना, तो बिल्कुल पहला कथन क्या है, सही है। और ये जो वाटर होता है, ये पानी है, ये जीव द्रव्य को, किसको, प्रोटोप्लाज्म को कोलाइडल और तरल अवस्था प्रदान करता है, जिससे जैव रासायनिक क्रियाएं इसमें क्या हो सके, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है वो क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ए, दोनों सही है, दोनों कथन सही है। पानी 75 से 85% जीव द्रव्य का आधार है, जो सभी एंजाइमों और अणुओं को कार्य करने के लिए एक तरल माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का स्लाइड कंप्लीट होता है। यदि आप बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं, ठीक है, तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि आप आगे और पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्या है आपका प्लानिंग इस पेपर के लिए। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमें आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम और मेहनत करेंगे कि आपके लिए अच्छी से अच्छी जो भी इसमें पॉइंट्स हैं, MCQ हैं, उसको लेके आएँ और आपके पेपर क्लियर करने में आपकी मदद करें और साथ साथ मेरा भी पेपर क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।